अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में हंगामा आराई का मलबा हुकूमत पर गिरा दिया। कहा कि वजीर मवासलात डेस्क पर छलांगे लगा रहे थे। वजीर इंसानी हुकूक की वीडियो भी वायरल हुई। उन्होंने स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी लगाया। कहा, यह दिन किसी को भूलने नहीं देंगे, आपको इसकी सियासी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि पार्लियामेंट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार, ऐसे किसी ने इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। फाजिल मेंबर मुल्तान, जो असॉल्ट की कोशिश की गई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसको तो लीड कर रहा था। उस डेस्क पे जहां वजीर आजम को खिताब करना है, उसी डेस्क पे कम्युनिकेशन वजीर छलांगे मार रहे हैं। ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का वायरल वीडियोस पूरी पाकिस्तान में चल रहा है। हमारा कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर का किरदार क्या? मगर शहबाज शरीफ साहब को हमने बजट बुक से मारना है। जो वो दिन सब कुछ हुआ, पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था। हम आपको इस दिन नहीं भूलने देंगे। आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। आपने अपना रोल नहीं अदा किया। उस कुर्सी पे, उस ओहदा पे जिस पे आप बैठे हो, इस तरीके से उसकी तौहीन की कोई जमहूरी पसंद पार्लियामान का मेंबर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है जनाब स्पीकर। बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि 4% ग्रोथ का दावा झूठा है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद हसन ने बिलावल भुट्टो के इल्जामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, जिन्होंने काम नहीं किया वो नसीहत कर रहे हैं। करप्शन से तरक्की होती तो सिंध कैलिफोर्निया बन चुका होता। दोनों रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी आपको भी दिखाते हैं। अगर इस बजट में रिलीफ है तो अमीरों के लिए रिलीफ होगा, आम आदमी के लिए तकलीफ है। एक नाबालिग सा लेक्चर मिला जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। जो दिन रात मेहनत करता है उनको पता है कि 4% ग्रोथ झूठ है। इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सके। हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे। क्या ये वही प्रोग्राम नहीं जिसके अंदर फरजाना राजा आपकी चेयरपर्सन BISP 150 करोड़ रुपए की मफरूर है? 1 ट्रिलियन रुपीस फॉर द पीपल ऑफ कराची। आपके सामने कोई ट्रिलियन रुपीस है इस बजट में? अगर कोई देखना चाहता है कि करप्शन से क्या तबाही फिरती है पूरी दुनिया में, तो जाओ आज जाके सिंध का हाल देखो। वो तो काबिल ही नहीं है अपने मुंह दिखाने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई। इख्तलाफ करें, आप हमारी सुने, हम आपकी सुनेंगे, ये सब कहकर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो घंटों तकरीर करते रहे। वफाकी वजीर हम्माद अजहर जवाब देने आए तो दोनों ऐवान से चलते बने। यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे। हमारी सुने, अपनी कहें, इख्तिलाफ करें, बर्दाश्त करें, ये है जमहूरियत। कि हमारा ये फैसला था ऑपोजिशन का। यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। उनकी भी बात सुनेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे। कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर शहबाज शरीफ ने घंटों खिताब किया। इस तरह के इशारे ना करें। और हुकूमत ने चुपचाप सुना। और तो और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी लंबी चौड़ी तकरीर कर गए। आपको सुनना पड़ेगा। इनको जैसे भी जवाब देना चाहिए उनका हक है वो जवाब दे। मगर जब तवानाई के वजीर हम्माद अजहर तकरीर के लिए खड़े हुए और मैं चैलेंज करता हूँ अपोजिशन को कि यहाँ बैठ के आज मेरी तकरीर सुने। सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। इख्तिलाफ बर्दाश्त और उसका चैलेंज जमहूरियत समेत ऐवान से गायब हो गए।
शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की खाली नशिस्तें मुंह चिढ़ा रही थीं। ये क्या, हुकूमत को सुबह शाम पार्लियामान में बुलाने वाले, ऐवान का तकद्दुस समझाने वाले, अपनी सियासत के लिए पार्लियामान से चलते बने। सुन के जाओ आप, और वो चले गए और वो बेटा हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि 3 रोज़ जो ऐवान में हुआ जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं था। अपोजिशन वैसे ही कमज़ोर है। अब उम्मीद है कि कौमी असम्बली की कार्रवाई मामूल पर चलेगी। उनका कहना था कि इमरान खान भरपूर अंदाज में 5 साल मुकम्मल करेंगे। किसने फेंका भाई? 3 दिन जो कुछ हुआ, इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। पढ़े लिखे लोगों ने इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आ गई अपोजिशन मरी हुई है। अपोजिशन के आगे ही रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मथे लगेंगे खामखा। मीडिया जो है उनके लिए खुला है, असेंबली उसके लिए खुली है, उनको तकरीर का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करते थे। इंशाअल्लाह इनको दिसंबर नसीब नहीं हो सकेगा। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ठोक के 5 साल जो है ना, तो उनके 5 साल पूरे लगाएगा। गनी, बहुत ही गनी, तफसील थोड़ी देर बाद। शहबाज शरीफ ऐसी जगह जाते ही क्यों हैं कि उन्हें घुटने पकड़ने पड़े। वो किसी के घुटने ना पकड़े बल्कि सीधा रास्ता पकड़े। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बाबर अवान कहते हैं अपोजिशन इदारों को सियासत में मुलविस करके मुंतखब हुकूमत को रुखसत करने के ख्वाब छोड़ दें। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों अपनी तकरीर में कहा कि वो घुटने पकड़ने के लिए तैयार हैं। आप सीधा रास्ता पकड़ें। क्यों मुख्तलिफ जगह ऐसी जगहों पे आप जाते हैं जहां आपको घुटने पकड़ने पड़े? आप पाकिस्तान के इदारों को सियासत में मुलविस करके जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड 5 पार्लियामान हैं, उनको रुखसत करने का काम छोड़ दें। वो कहीं नहीं जा रहे। और सिर्फ एक पे आप ध्यान रखें बात पे कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। अब आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने कोहिस्तान में दासू डैम का दौरा किया, तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब में दासू डैम ये कहा कि दासू डैम पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस प्रोजेक्ट से सस्ती और साफ बिजली मिलेगी। हमें बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। महंगी बिजली महंगाई लेकर आती है। जो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, सस्ती और साफ बिजली इस प्रोजेक्ट से जो हमारे मुल्क को मिलेगी, हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। और हमारे लोगों को अगर ये सस्ती बिजली मिलती तो एक अवाम के लिए भी आसानी थी। महंगी बिजली हर तरह महंगाई लेके आती है, और अगर सस्ती बिजली हो जो हमारी शुरू में तरबेला और मंगला डैम की वजह से मिली थी पाकिस्तान को, तो हमारी इंडस्ट्री जो आज से 50 साल बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, उसकी वजह ये थी कि यहाँ बिजली बड़ी सस्ती थी। तो इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ़ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, महंगाई भी कम होगी, लेकिन आगे जाके महंगाई कम होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारी इंडस्ट्री को होगा सस्ती बिजली का। और इंशाअल्लाह जो हमारा मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो हमारी मुल्क में दौलत का इजाफा होगा, वो होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगी जब बिजली सस्ती होगी। वफाक से वसाइल ना मिलने का शिकवा करने वाली सिंध सरकार के वज़रा अवामी वसाइल इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने मुकर्ररा हद से बड़ी और 1 से ज़ायद सरकारी गाड़ियों पर कब्जा जमाया हुआ है। कराची से देखिए संजय साधवानी की रिपोर्ट। गनी भाई को नहीं जानता गनी भाई गनी भाई मुझे नहीं पता ये समाटी आजकल क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है। गनी भाई मैं तो ओपनली आपको कहता हूँ, मेरे मुताबिक अगर आपको कोई चीज़ है आप उसको चलाइए।
टीवी चैनल्स पे चलाइए, दुनिया को बताइए कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। ये है सिंध के वजीर तालीम सईद गनी। ये बहुत गनी है। गनी भाई, मगर सिर्फ सरकारी वसाइल पर हाथ साफ करने में। बतौर वजीर इनका इस्तेकाक तो सिर्फ 1300 सीसी की गाड़ी का है, मगर ये बड़े धड़ल्ले से कानूनी इस्तेकाक से दुगनी बड़ी 2600 सीसी की 2 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनमें से एक गाड़ी इस महकमा बल्दियात की है, जिसका कलमदान सईद गनी से अगस्त 2019 में ही ले लिया गया था। वजीर तालीम की हैसियत से भी इसी गाड़ी में स्कूलों के दौरे करते रहे हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। समा ने सईद गनी से इस गाड़ी के इस्तेमाल का सवाल किया तो झूठ बोलने से भी गुरेज न किया। जो गाड़ी अगर आप कह रहे हैं DG SBC के नाम पे है, तो मेरे नाम पे तो नहीं, तोहफा होता तो अपने नाम पे लेता मैं। तो वो जब तक मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था मेरे पास थी, मैंने वो वापस कर दी। सईद गनी का ये झूठ कोई और नहीं, उनका अपना ट्विटर अकाउंट ही बेनकाब कर रहा है। महकमा बल्दियात छोड़ने के 1 साल बाद 22 सितंबर 2020 को सईद गनी ने लाड़काना के स्कूल का दौरा SBCA की गाड़ी में किया और फखर से इसकी वीडियो भी शेयर कर दी। 2600 सीसी की ये बड़ी गाड़ी BH0285 आज भी डायरेक्टर SBC के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सईद गनी का ये दौरा महकमा बल्दियात छोड़ने के 1 साल बाद हुआ था। एक बार फिर सुनिए सईद गनी ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इस गाड़ी के इस्तेमाल पर किस तरह सफेद झूठ बोला, जो आज भी उनके ज़ेरे इस्तेमाल है। जो गाड़ी अगर आप कह रहे हैं DG SBC के नाम पे है, तो मेरे नाम पे तो नहीं, तोहफा होता तो अपने नाम पे लेता मैं। तो वो जब तक मैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था मेरे पास थी, मैंने वो वापस कर दी। सिंध के वजीर एक्साइज कहते हैं कोई भी वजीर 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं रख सकता। वो अपना पॉलिसी है कि सेक्रेटरीज एंड सब तमाम लोगों को 1300 सीसी तक गाड़ी लेनी चाहिए। ये थी कहानी सईद गनी के पास मौजूद एक 2600 सीसी की गाड़ी की। दूसरी बड़ी गाड़ी रखने का सईद गनी के पास जवाब सिक्योरिटी खतरात हैं। जो आप 142 जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो गाड़ी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की है। जब आपके टीवी चैनल ने बताया है कि मुझे जान का ख़तरा है, कोई रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ एजेंसीज ने ऐसी कॉल्स ट्रेस की हैं जिसमें मुझे और शैला रज़ा के लिए मुतल्लिक़ ऐसी चीज़ें थीं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे भी और शैला रज़ा को भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी है। महकमा लेबर के हुक्काम कहते हैं सईद गनी के पास लेबर डिपार्टमेंट की भी एक गाड़ी मौजूद है, मगर अवाम के पैसे से लग्जरी गाड़ियों में मजे करने वाले वजीरों में सईद गनी तनहा नहीं। तरक्की ख़वातीन की वजीर शैला रज़ा भी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर ही 2600 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह वज़ीर आला सिंध के मुशीर निसार खोड़ो भी 1300 सीसी से दुगनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं। संजय साधवानी, समा, कराची। ये समा टीवी आजकल क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है? गनी भाई, तो सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी के ज़ेर इस्तेमाल एक से ज़्यादा और इस्तेहकाक से बड़ी गाड़ियाँ रखने से मुतालिक समा की रिपोर्ट पर वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने भी रद्द अमल दिया है। उनका कहना है कि सईद गनी को समा की रिपोर्ट का बुरा मनाने के बजाय शर्मिंदा होना चाहिए। सरकारी असासों का गलत इस्तेमाल करने वाले कौमी मुजरिम हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। वो गनी भाई को नहीं जानता? जो सईद गनी है, गनी भाई, जो सईद गनी है, उसको मेरा ख्याल है कि शर्मिंदा होना चाहिए बजाय इसके कि बुरा मान जाए। अपने इदारों के एसेट्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, मेरा ख्याल है वो कौम के मुजरिम है। टीवी चैनल्स पे चलाइए, दुनिया को बताइए कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। ये वो वाली सोच है जो कि जब हम पे अंग्रेज ने हम पे हुकूमत की थी। गनी भाई, ये वो सोच है जो कि अभी तक कुछ लोग लेके चल रहे हैं। टीवी चैनल्स पे चलाइए। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में ये काम शुरू किया है। मिनिस्टर के पास एक गाड़ी है, सेक्रेटरी साहब के पास एक गाड़ी। ये नहीं है कि मुख्तलिफ 10-10 गाड़ियां रखी हुई हैं। गनी भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी।
लेने के देने पड़ गए, माजरा जानिए कुछ ही देर में। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची में अयूब खान के दौर से अब तक तजावुज़ात होती रही हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि तजावुज़ात ऑपरेशन से धोखा देने वालों को नहीं, खाने वालों को नुकसान हो रहा है। मज़ीद कहा कि मर्दम शुमारी पर इस बार डंडी नहीं डंडा मारा गया, कराची वालों को दीवार में चुन दिया गया है। आपके अहकामात से धोखा देने वालों को नुकसान नहीं हो रहा, धोखा खाने वालों को नुकसान। वो लोग जिन्होंने जाली लीज के जरिए, जाली तरीके से जाली डॉक्यूमेंट देकर गरीब लोगों को धोखा दिया है। यहाँ पर कराची में मुस्तकिल बसने वाले लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से लेकर कराची से ताल्लुक रखने वाले हर इदारे में 70% से लेकर 90% लोगों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आती है, इस तरीका वारदात में और तेजी से इजाफा हो जाता है। कराची में तो अयूब खान साहब के दौर से अब तक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में भी तजावुज़ात एक ख़ास जहन और मनसूबाबंदी के तहत होती रही हैं। बलूचिस्तान में तुर्बत के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला, चकवाल से ताल्लुक रखने वाला एक जवान अकील अब्बास शहीद। हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शेख रशीद ने वाक़ई की मजम्मत करते हुए कहा है कि इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले बस नहीं हो सकते। लाहौर से खबर, जहां 60 साल बुजुर्ग वारदात के लिए आने वाले डाकुओं पर झपट पड़ा। मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। इस वाक़े की क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोहम्मद शहरी का कहना है कि पुलिस स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए इकदाम करे। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मोहम्मद शहरी ने डाकुओं की दौड़ें लगवा दी। वारदात की नीयत से आने वाले लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल भी छोड़ गए। वाक़या थाना बागबानपुरा की हदूद में महमूद बूटी के करीब पेश आया। दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार सिलेंडरों की दुकान के करीब आकर रुके और अंदर दाखिल हुए, जहां 60 साल बहराम खान टीवी देखने में मसरूफ थे। मुलजिमान ने असलहा निकाला ही था कि मोहम्मद शहरी बर्क रफ्तारी से उन पर झपट पड़ा और मुलजिमान को लेने के देने पड़ गए। इस आदमी खड़ा हो गया, एक बिल्कुल सामने आ गया, एक ने पिस्तौल खोल की जो मेरा जो जब उसने खोला तो मुझे पता लग गया भाई ये तो जो वो है। दूसरे ने जो है मेरे को पकड़ने की कोशिश किया। मैंने फौरन जो है ना वो पिस्तौल को इस तरह मार के जो है और दोनों को जो कोशिश किया पकड़ने का। वो खिलाए डाकू इस दौरान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। रोजाना वारदातें होती हैं लेकिन कोई खास रोकथाम नहीं हो रहा, और जो इसके लिए पुलिस को और डॉल्फिन वाले स्क्वाड को भी कुछ चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने वारदात के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल किसी से छीनी थी। मामले की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन नदीम सादिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में लियारी के गैंगस्टर्स बैरून मुल्क बैठकर भी एक दूसरे पर कातिलाना हमले कराने में मसरूफ हैं। किराए के कातिलों के जरिए कार्रवाइयाँ की जाती हैं, बैरून मुल्क से पैसों की अदायगी भी की जाती है। गैंग्स की ये लड़ाई कैसे जारी है, बता रहे हैं अहमद रहमान खान अपनी इस रिपोर्ट में। लियारी गैंग वॉर अब सिर्फ लियारी में तो नहीं रही, लेकिन इसके अहम कारिंदे बैरून मुल्क बैठकर लियारी को हासिल करने की जंग जारी रखे हुए हैं। बैरून मुल्क से कराची में किराए के कातिल इस्तेमाल किए जाने का इंकिशाफ भी सामने आया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हाथों गिरफ्तार मुलजिम हारिफ और फरहान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट ने इन वाकयात से पर्दा उठा दिया। किराए के कातिल हारिस के मुताबिक बैरून मुल्क में मौजूद लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार जाहिद और शूटर ने राब्ता किया, जिसके अहकामात पर पुराना गोलीमार में अरशद पप्पू ग्रुप पर हमला किया। पटेल पाड़ा और खारादर अलिफ मस्जिद के करीब भी अरशद पप्पू के कारिंदों को फायरिंग करके जख्मी किया। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक हमले के वक्त जाहिद शूटर इंटरनेट कॉल पर राब्ते में रहता था। कार्रवाइयों के बाद बैरून मुल्क से जाहिद शूटर ने 1.5 लाख रुपए भी भेजे थे। अहमद रहमान खान, समा, कराची। तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी के हीरो एंगिन अल्तान से फ्रॉड करने वाला टिकटॉकर काशिफ ज़मीर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। एहतियाती तदाबीर को अपनाया, नतीजा भी सामने आया। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी नीचे आ गई। 24 घंटे में 54,600 से ज़ायद टेस्ट किए गए, 1043 मुस्बत आए। वायरस मजीद 39 जाने ले गया। मर्ज घटता गया जूं जूं दवा की। कोरोना की वबा के दौरान एहतियात और वैक्सीनेशन के समरात सामने आने लगे। 24 घंटे के दौरान मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1.9% रिकॉर्ड। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शरह 0.7% पर आ गई।
NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 54,647 कोरोना टेस्ट किए गए, 1,043 मुस्बत निकले। 24 घंटे में कोरोना का शिकार 39 अफराद जान से गए। पंजाब में 17, सिंध 14, खैबर पख्तूनख्वा 5 और बलूचिस्तान में 3 अमवात हुई। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 21,913 हो गई। वबा से निजात के लिए मुल्क गिर वैक्सीनेशन का सिलसिला भी तेजी से जारी। गुज़श्ता रोज 2,66,959 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। अब तक 1,27,50,760 पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। कराची के जिला वस्ती में क्या हो रहा है? पहले कम उम्र अफराद को वैक्सीन लगाने और बेचने का इंकशाफ हुआ और अब बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट के उसूल के सबूत भी सामने आए हैं। मुदस्सर नज़ीर की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन की आड़ में करप्शन का टीका। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में चंद रोज कबल पैसों के एवज साइनोफार्म वैक्सीन लगाने का इंकिशाफ हुआ। ये काम कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर हेल्थ के असिस्टेंट अफाकुद्दीन और उनका साथी अमला कर रहा था। खबर नशर होने के बाद अफाकुद्दीन को मुअत्तल कर दिया गया। जिला वस्ती में वैक्सीन के खाली वायल्स में भी गबन सामने आया है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के फोकल पर्सन ने इस्तेमाल शुदा वैक्सीन के वायल्स तलब करने की दरख्वास्त लिखी। गिनती के दौरान वायल्स की तादाद में रद्दोबदल सामने आया। 5 रोज में 1,113 वायल्स का गबन हुआ। EPI के फोकल पर्सन ने करप्शन की निशानदही कर दी। वैक्सीन लगवाए बगैर सर्टिफिकेट कैसे जारी होता है? समा के नुमाइंदा मुदस्सिर नज़ीर ने जिला वस्ती के एक वैक्सीनेशन सेंटर के स्टोर इंचार्ज इंतखाब आलम से फोन पर पूछा। कार्ड कौन सा बनाना मुझे बताएंगे? भाई वही सर्टिफिकेट बनवाना है यार। कौन सा बनाना है? सर्टिफिकेट अलग बनते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट बनते हैं। मुझे फिर आप ही ने गाइड करना है कौन सा बनवाना है। कहाँ क्या कर रहे हैं यार? ये जाना है इधर ईरान वाली साइड पे जाना है। दोस्त है उसको ही बनवाना है, ड्राइवर है बेचारा, तो वो मुझे कह रहा है मैंने नहीं लगवानी वैक्सीन। अच्छा, तो वैक्सीन नहीं लगवानी तो मैंने समझाया कि यार लगवा ले, लेकिन कहता मैंने नहीं लगवानी, माना नहीं वो। अच्छा तो चलो ठीक है, मैं भी आऊंगा पीटीआई पे, इस पे मैं आपको फोन कर लूंगा, फिर मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा। एक तरफ कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की शॉर्टेज सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन का गैर मुनसफाना इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। थर पार्कर में दूसरे रोज़ भी बारिश हुई है। इस्लाम कोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। थर वालों के चेहरे खिल उठे। बिल्कुल, बड़ी खुशी दिखाई दे रही है थर वालों के चेहरों पर। थर पार्कर में दूसरे रोज़ भी बारिश हुई है। इस्लाम कोर्ट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं और इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। आपके लिए चलते हैं KP असम्बली, जहाँ सूबाई वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे हैं। अगर हम इस साल के बजट के हेडलाइंस पे आए तो कुल बजट 1,118.3 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा का पहला बजट जो कि 1,000 अरब रुपए से ज्यादा है। सेटल्ड अजला में 919 अरब रुपए और जमशुदा अजला में 199.3 अरब रुपए। करंट बजट 747.3 अरब रुपए, जिसमें सेटल्ड अजला में 648.3 अरब और जमशुदा अजला में 99 अरब रुपए। और तारीखी डेवलपमेंट बजट, इस सूबे की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट 371 अरब रुपए, जिसमें सेटल्ड अजला में 270.7 और जमशुदा अजला में 100.3 अरब रुपए का बजट बनाया है। जनाब स्पीकर, इस साल का बजट 5 बुनियादी सतूनों पर मुश्तमिल है। एक, हम अपने एम्प्लॉइज का, सरकारी मुलाजमीन का ख्याल रखना चाहते थे क्योंकि 2 साल उनसे कुर्बानियां करवाई और 2 साल तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा नहीं किया। इस साल हम इजाफा भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपना जॉब जो है वो और भी मेहनत से करेंगे। जनाब स्पीकर, दूसरा जो सतून है वो ये, जब हमने पिछले साल, जब कोविड के बदतरीन हालात थे, डेवलपमेंट बजट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो ये सतून हम बरकरार रखते हैं कि सूबे की तारीख में हम सबसे बड़ा तरक्याती बजट देंगे और सूबे की तरक्की पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, तीसरा सतून सर्विस डिलीवरी का है। हमारी बजटिंग में रिवायती तौर पे डेवलपमेंट बजट की बात तो की जाती है, लेकिन जो एसेट्स बनाए होते हैं उन पे फोकस नहीं होता। तो हमारा तीसरा सतून सर्विस डिलीवरी पे खास तवज्जो
اور جو ہاسپٹلز، جو سکولز، جو کالجز، جو سڑک بنے ہیں ان کا خیال رکھنا اور نان سیلری بجٹ میں ان کے لیے جو ہے وہ اپرچون ایلوکیشنز رکھنا ہے. اور جناب اسپیکر، جب ہم نے اپنی ایمبیشن بڑھانی ہے تو ہم نے اپنے محصولات بھی بڑھانے ہیں. اور چوتھا ستون یہی ہے کہ پختونخوا کا اون سورس ریونیو بڑھا کر مالی طور پر ہم نے خود مختار بننے کا پختہ عزم کیا ہے. اور آخر میں ایک آخری ستون، ہمیں فخر ہے کہ پچھلی 3 سال میں بلکہ پچھلے 8 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں اور ابھی چیف منسٹر محمود خان صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان میں ریفارم کے پروسیس کو لیڈ کیا ہے. انشاءاللہ اصلاحات، جدت اور گورننس کے نظام میں بھی بہتری کا ہم عہد کرتے ہیں. جناب اسپیکر، اس ریفارم کا جو پہلا بڑا سٹیپ جو میرے خیال میں پورے ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا، پورے بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ہوا. KPK اسمبلی میں صوبائی وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہے ہیں. کوئٹہ میں بجٹ اجلاس سے قبل ضلع انتظامیہ نے اپوزیشن کا احتجاج رکوانے کے لیے شہر کی سڑکیں بند کر دی. اپوزیشن اراکین کی پولیس کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی کہتے ہیں کہ حکومت تاریخی بجٹ پیش کرے گی. محمد عاطف کی رپورٹ. کوئٹہ میں بجٹ اجلاس سے قبل انتظامیہ نے اپوزیشن کا احتجاج رکوانے کے لیے مختلف سڑکوں کو خاردار تارے اور رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا. صوبائی اسمبلی کے مرکزی دروازے پر پولیس اور اپوزیشن اراکین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. اپوزیشن رہنما ثنا بلوچ نے دھمکی دی کہ حکومت کو غیر قانونی اور غیر آئینی بجٹ پیش نہیں کرنے دیں گے. ہم ایک غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر عوامی اور عوام دشمن بجٹ کو پیش ہونے نہیں دیں گے. ہم میں جتنی طاقت ہے، جمہوری طاقت ہے، اس کا ہم استعمال کریں گے. ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی کہتے ہیں کہ بلوچستان حکومت آج تاریخی بجٹ پیش کرے گی. اس بجٹ میں بلوچستان کی خوشحالی، بلوچستان کی جو ترقی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز کی گئی ہے. ترجمان بلوچستان حکومت نے مزید کہا کہ حکومت عوام کی ضرورت کے مطابق اسکیمات دے گی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر مجیب چکزئی کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.